कोल जो हुआ वो या कोयला जो हुआ वो आपका क्या है, फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, यानी कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। पहली चीज कोयला के हम लोग भी देखते हैं बहुत सारे रूप मिलते हैं, बिटुमिनस कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला मिलता है और एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। एंथ्रासाइट को हम लोग अच्छा कोयला, पत्थर वाला कोयला बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बिटुमिनस है, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये दोनों क्या है, अवसादी चट्टानें, क्या करना, अवसादी चट्टानें, ठीक है। और या आप बोलोगे सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन ये जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट क्वालिटी कोयला बोलते हैं ना, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये आपका रूपांतरित कोयला है, रूपांतरित कोयला है, याद रखना। तो ये रूपांतरित एक्चुअली चट्टानों में मिलता है, रूपांतरित जो रॉक्स होते हैं आपको उसमें मिलेंगे। कौन मिलेगा, एंथ्रासाइट। जबकि बिटुमिनस और लिग्नाइट जो है ये आपका अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। अवसादी चट्टानों में क्या चलते हैं हमारे पास, फॉसिल्स चलते हैं, पेट्रोलियम, ये वो सारी चीजें क्या है, हमारी फॉसिल्स है। दूसरी चीज आप देखोगे कि थार मरुस्थल में आपके पास कोयला मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान यानी कि बीकानेर में कोयला की खान है। तो आप देख ही सकते हो, इसका मतलब वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, साथ में हमें वहाँ फॉसिल्स मिलेगा, साथ में हमारे पास ये तैतीस सागर से ये पश्चिमी राजस्थान है, मरुभूमि यहीं पर है। तो ये सारे क्या है, उसके प्रूफ्स मैं बता रही हूँ कि जो हमारी थ्योरी है, ये थ्योरी जो है आपकी, तो थोड़ा सा लिख लो। बल्कि कोयला बीकानेर का पलाना क्षेत्र और कपूर अड़ीगढ़ जालिपा वाला क्षेत्र। कोयला हमें कहाँ पे मिल रहा है, बीकानेर में, लिख लीजिए थोड़ा सा। कोयला हमें कहाँ मिल रहा है, बीकानेर में, बीकानेर में पलाना, ठीक है, और कपूर भी जालिपा, ठीक है। ये आपका लिग्नाइट कोयले के लिए है, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला अभी बताया मैंने क्या है, अवसादी। ये तो कोयला हो गया। दूसरा फॉसिल फ्यूल क्या है हमारे पास, अभी बताया ना, बाड़मेर वाला केस, बाड़मेर में वाला केस है। बाड़मेर वाला किसके लिए है, नेचुरल गैस के लिए। तो आप लिखिए नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस, ठीक है। और आप इस नेचुरल गैस का भी हमें कहाँ पे मिला है पता है सबसे अच्छा, ये आप देखोगे कि शाहगढ़ में, शाहगढ़ का जो सब बेसिन है, शाहगढ़ का सब बेसिन, इसमें हमें ये मिला है। जबकि हमारे पास जो बाड़मेर का जो सांचौर वाला जो बेसिन है, बाड़मेर, बाड़मेर का सांचौर बेसिन, सांचौर बेसिन, यहाँ पर हमें क्या मिला है, पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, पेट्रोलियम के भंडार, ठीक है, पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, क्लियर है, ठीक है। अब और साथ में ये सोनू क्षेत्र है, एक तो और बता दूं मैं, सोनू क्षेत्र, सोनू क्षेत्र में हमें चूना पत्थर मिला है। अब क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, अवसादी, अवसादी चट्टान, और साथ में ये कंफर्म कर रहा है कि हमारे पास फॉसिल्स हैं ये सारे, किसके, ये कंफर्म कर रहा है कि थार मरुस्थल जो है पहले क्या था, टेथिस। क्लियर है। तो ये आपको जम्मू जवानी याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। बेसिक सा डिफरेंस अगर मैं बताऊं इसका, थार का और सहारा रेगिस्तान का, ठीक है। थार रेगिस्तान में माइका सिस्ट चट्टानें मिलती हैं, माइका सिस्ट चट्टान, इसमें जैसे कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सारे जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे माइका सिस्ट चट्टान, ठीक है। माइका सिस्ट चट्टानें जो होंगी कहाँ पर होंगी, आपके थार मरुस्थल में, यानी कि किसके सॉल्ट मिलेंगे इस माइका सिस्ट में, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे सॉल्ट मिलेंगे। जबकि आपका जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है बताओ, अफ्रीका में, अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा है सहारा मरुस्थल, वहां पे आपको माइका सिस्ट चट्टानें नहीं मिलती है, थार मरुस्थल की तरफ मिलती है। तो एक बात बताइए, थार मरुस्थल के समय माइका सिस्ट में क्या है, सॉल्ट है, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम का सॉल्ट है। अब ये पानी में घुले रहेंगे, जैसे ही ये सूखेंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे, यानी कि आप बोलोगे कि जम जाएंगे, जम जाएंगे, तो यानी कि जो सॉल्ट है उस सॉल्ट में लवणता ज्यादा हो जाएगी, हमारे पश्चिमी संस्थान में लवणता ज्यादा है ना। तो अब तीसरा पॉइंट लिखिए, इन गांव से, अंकल गांव से, ठीक है। ये मैं तीसरा वो बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, तीसरा नहीं, तीसरा एविडेंस बता रही हूँ, ठीक है। आंकल गांव कहाँ पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर में आपको क्या मिला है, प्राकृतिक वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, ये फॉसिल्स, फॉसिल या अवशेष, आंकल गांव,
ठीक है। जुरासिक एरा के, किसके हैं? जुरासिक एरा, किस काल के हैं बताओ? तो द्वितीय महाकल्प जो था, जुरासिक, जुरासिक। देखिए मेनली मुझे क्या बताना है कि जो आप जुरासिक वर्ल्ड पढ़ते हो, जुरासिक देखते हो, गॉडजिला वगैरह ये सारे जुरासिक एरा है, उस जुरासिक एरा में ही आपके ये एनिमल्स थे, ठीक है, डायनासोर्स वगैरह थे, तो उस एरा में एनिमल्स की साइज बहुत बड़ी थी। लेकिन जब आप द्वितीय महाकल्प जाओगे, द्वितीय महाकल्प के क्रियोजोइक एरा जो हम बोलते हैं, उसके 3 भाग थे। उसके कितने भाग थे? 3 भाग थे, और वो है क्रियासिक, क्रियासिक और जुरासिक। इसी जुरासिक काल के ही ये प्राकृतिक वनस्पति हैं। अब क्लियर हुआ? उसी जुरासिक काल के ये प्राकृतिक वनस्पति हमें मिले। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और ये आंकल में राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखना। ये जो आंकल गांव है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, मतलब नेशनल पार्क भी है, या राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ पर? आंकल गांव। आंकल गांव मतलब जैसलमेर। अब सोचो, लोग सोच भी नहीं सकते कि जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे इतनी सारी चीजें। हमारे पूर्वजों ने भी किया, हम लोग भी कर रहे हैं, अब भी स्टिल खोज रहे हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, विषमता जिसे मिली है, खड़ा सक्सेस वही हुआ है। जिसको सब चीजें थाल में सजेट के मिलती है, वो नहीं कुछ कर पाते, ठीक है। सो जबकि आपके थार मरुस्थल में आपको इस जुरासिक एरा के कोई भी अवशेष ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें प्राकृतिक वनस्पतियां जैसे हैं, वैसे कुछ भी सहारा मरुस्थल में हमें नहीं मिला है। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि सहारा भी मरुस्थल है और थार भी मरुस्थल है, लेकिन थार में हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, जबकि सहारा मरुस्थल में हमें ये सारी चीजें नहीं मिलती है। आप कहीं साइड में लिख भी लेना कि प्राकृतिक अवशेष हमें नहीं मिलते। प्राकृतिक अवशेष कौन से एरा के हैं? हाँ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं भाई कि इसका मतलब जो अफ्रीका का थार मरुस्थल है वो हमारे अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वो हमारे थार मरुस्थल का हिस्सा नहीं है, वो अपना अलग से निर्माण हुआ है, अलग प्रोसीजर से निर्माण हुआ है, ठीक है। याद रखना, एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस आता है, जो कि पूरे कभी कभी जीके वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो ये सिंस ये ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, तो आपको मरुस्थल 2 चीज़ों से डिवाइड होते हैं। एक आपको बोला जाता है कि ऐसा मरुस्थल जो सबसे बड़ा मरुस्थल, या आपको स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा कि सबसे ठंडा शुष्क मरुस्थल और सबसे गर्म शुष्क मरुस्थल। पूरा पश्चिमी राजस्थान, ये हो गई उत्पत्ति हमारी, ठीक है। अब हम लोग अगर थार मरुस्थल पूरा देखें, तो अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें बेटा, इसको ओवरऑल इंडिया में, तो ओवरऑल इंडिया में आपको सुन के आश्चर्य होगा, गुजरात और राजस्थान तो सब जानते हैं, बट थोड़ा सा पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा में भी है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इस मरुस्थल का ओवरऑल इंडिया में विस्तार कहाँ है? सबसे ज्यादा तो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। उसके बाद ये आपका गुजरात में है, उसके बाद आपका ये पंजाब में है, और थोड़ा सा हिस्सा आपका हरियाणा में है, ठीक है। किसका? ये जो आप 0.12%, तो यानी कि ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में कहाँ पर है? यानी कि अगर आप भारत के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे कि कुछ थार मरुस्थल कहाँ है, तो आप बोलोगे उत्तर पश्चिमी भारत में है स्थित। तो थार मरुस्थल हमारा कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भारत, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न क्या है? क्षेत्रफल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, जब कुल एरिया जो है उसका 40% जो है वो आपका थार मरुस्थल ही पड़ता है, ठीक है। अरावली भी इसके सामने कम है, ठीक। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि लेकिन जब हम पॉपुलेशन वाइज देखते हैं या हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, तो वो सबसे कम है, लोएस्ट पॉपुलेशन देखो एग्जिस्ट करती है हमें यहाँ पर। इवन जनसंख्या घनत्व भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि की कमी है। याद करिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्लेन्स हैं, जो पूर्वी मैदान है हमारे राजस्थान में, जैसे जयपुर वगैरह वाला साइड, वो क्यों इतना डेंस है? बिकॉज वहाँ पर मैदान है, मैदान में कृषि करना इजी होता है, कृषि होगी तो लोग भी होंगे, लोग भी बसेंगे, इतने सारा भारत में बढ़ेगा। बट जब हम इस जैसलमेर साइड में आते हैं या पश्चिमी राजस्थान में आते हैं, यहाँ पर कृषि नहीं है तो लोग नहीं बसेंगे, लोग नहीं बसेंगे तो जनसंख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जल का अभाव इज द मेन फैक्टर। क्या है? जल का अभाव, यानी कि लैक ऑफ वाटर,
जो है सॉल्ट है, सॉल्ट बहुत, यानी कि मृदा जो है उसमें लवणीयता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अपरदन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिट्टी का अपरदन लिख दो यहाँ पे, बल्कि मिट्टी का अपरदन और लवणीयता अधिक है। सिंचाई में कमी, नदियों की कमी, नदियों में कमी, तो सिंचाई में कमी, सिंचाई में कमी, सिंचाई में कमी इसलिए कि आपकी कृषि नहीं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर इसको क्या कहते हैं, लो पॉपुलेशन है। 10 किलोमीटर इसकी लंबाई, पश्चिमी मरुस्थल, सीधा राजस्थान में आ जाओ, पश्चिमी मरुस्थल यानी कि वेस्टर्न आपका जो डिजर्ट है, इसकी लंबाई अगर लेंथ देखें तो क्या है 640 किलोमीटर, ठीक है 640 किलोमीटर, और 300 से 360 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई अगर आप बोलो या विड्थ 300 से लेके 360 किलो, ये इसकी क्या है एरिया है 2 lakhs इसकी क्या है एरिया है, ठीक है। लेकिन जो मेन मरुस्थल एग्जिस्ट कर रहा है वो 1,75,000 पर एग्जिस्ट कर रहा है, मेन मरुस्थल या मुख्य मरुस्थल। ये ध्यान में रखना कि एग्जाम में क्या पूछा है। उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, इसका भी तो एक थार का मरुस्थल है, उसका भी उत्तर से जब दक्षिण की ओर आते हैं तो इसकी हाइट घटती रहती है, हाइट घटती रहती है। हाँ उत्तर में है ना, ये जो आपका थार मरुस्थल है ये उत्तर में है, मैक्सिमम इसी साइड में है ना, राजस्थान के इस साइड में ही है, तो इस साइड में आपका क्या मिलेगा, जैसलमेर मिलेगा, ठीक है। तो हम जब उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं यानी कि नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, उत्तर, ठीक है। तो जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो इसकी जो हाइट है वो हाइट घटने लगती है, मरुस्थल की जो हाइट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो होंगे, तो इसकी जो हाइट है वो घटने लगती है, लगभग 300 आ जाती है, ठीक है, लगभग 300 मीटर की आ जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज दैट कि जब हम दक्षिण की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे बालू का स्तूपों की कमी हो जाती है, सिंस बालू का स्तूपों की कमी हो जाती है इसलिए हाइट क्या है, तो आप एक पॉज लिख लो, वो कथन कारण वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए कि जैसे ही हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हाइट डिक्रीज करने लगती है, हाइट डिक्रीज करने लगती है, या हाइट ऊंचाई घटने लगती है, ऊंचाई घटने लगती है, और ये लगभग 150 मीटर की हो जाती है, ठीक है, लगभग 150 मीटर की हो जाती है जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बालू का स्तूपों की कमी है, क्योंकि यहाँ बालू का स्तूपों की कमी है, क्लियर है ना, हो जाएगा बालू का सैंडड्यूज, लैक ऑफ सैंडड्यूज, क्लियर है। हाइट कितनी पहुंच गई सोचो, हाइट आपकी 150, You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault. भौतिक प्रदेश फिजिकल डिवीजन जो देख रहे थे उसमें हम लोग लास्ट पॉइंट पर आए हैं जो कि मरुस्थल है, थार मरुस्थल, ठीक है। लेकिन पता है कि थार में जब हम ओवरऑल विश्व को देखते हैं तो एक हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर आपका जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये पूरा बेल्ट आता है, यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर पाकिस्तान का साइड, तो ये एक बेल्ट है जो कि ऐसे जाती है, मरुस्थल की बेल्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट पैलिएट आर्कटिक, ठीक है,
आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। अब ये जो मरुस्थल है ना, ये पूरे विश्व में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। तो लिख लीजिए, उत्तरी अफ्रीका में देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, सहारा मरुस्थल। ठीक है, इसके बाद इसी को जब हम अरब देशों में देखते हैं तो कबीर बोलते हैं। अरब देशों में देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कबीर। ठीक है, इसी को जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं चेरिस्तान। जब हम इसको इंडिया में देखते हैं तो क्या कहते हैं, बताओ, थार मरुस्थल। भारत के राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल, इस नाम से थार मरुस्थल। सो ये जो ग्रेट बैरियर वाला है, ये हमारा जो थार मरुस्थल है एक्चुअली इसी का ही है। थार मरुस्थल जो है वो आपके इस ग्रेट बैरियर आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। कम होने की जो बात है ये आपका पता होना चाहिए। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल क्या है, सबसे बड़ा सहारा है, बड़ा नहीं, सबसे गर्म। देखो विश्व का, ये तुम लोग का कंसेप्ट है, कुछ जानो, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि गर्म के रेंज में आता है, तो आप बोलोगे सहारा मरुस्थल। लेकिन अगर सिर्फ ये बोला जाए कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा, तो आप बोलोगे अटाकामा का मरुस्थल। देख लीजिए, अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, अभी देखिए, अब हम लोग सबसे पहले जो डिवीजन करेंगे वो हम लोग डिवीजन करेंगे शुष्क प्रदेश का, शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थल का जब हम लोग राठी प्रदेश भी कहते हैं, राठी प्रदेश। ठीक है, देखिए इस राठी प्रदेश को या शुष्क मरुस्थल को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, जहाँ पर हमें बालू का स्तूप मिलते हैं और जहाँ पे हमें बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। तो आप लिखिए बालू का स्तूप सहित। ठीक है, और एक आपने बोलोगे जहाँ बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं, बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक जगह पे मिलते हैं, एक जगह पे नहीं मिलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, जहाँ पे मिलते हैं ना वो आपका सबसे ज्यादा परसेंटेज है, 58.5% है, जबकि इसका क्या है 41.5 है। ठीक है, मतलब हमें बालू का स्तूप मिलेंगे, बालू का स्तूप। अच्छा एक बात बताइए, बालू का स्तूप जब मिल रहे हैं तो दैट मींस कि वहाँ पे पतन होगा, धारा पतन होगा, ये बहुत बड़ा सा डिफरेंशिएशन है। तो ये नहीं है। देखिए जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है इसका मतलब है कि वहाँ का रेगिस्तान कैसा होगा, पथरीला चट्टान जैसा होगा, पथरीला होगा ना, पत्थर होंगे ना, तभी तो बालू क्या है, फाइन पार्टिकल्स ही तो है। तो यू विल से दैट जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है उनको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर पथरीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है। और इसी को हम क्या कहते हैं, हमादा क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं। कि आपको मिलेगा जैसलमेर के कुछ स्थलों पर, इसको आपको मिलेगा जोधपुर में, ये आपको मिलेगा बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर, ये आपको मिलेगा बाड़मेर, रामगढ़, पोखरण और आपका लोथरवा। ये जो तीन जगह हैं आपके जैसलमेर के, वहाँ पर आपको पथरीला मरुस्थल मिलेगा जिसे हम हमादा कहते हैं, और ये 41.5% है। हमें कितना है, मैक्सिमम हमें बालू का स्तूप सहित, यानी कि जहाँ पर हमें बालू का स्तूप मिले हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि ये आपके जो बालू का स्तूप है कैसे बने, बालू का स्तूप कैसे बने, हवाएं चलेंगी, वहाँ पे मिट्टी होगा, अपरदन होगा, ऐसे ही तो बालू का स्तूप बनेगी। तो एक्चुअली बालू का स्तूप की बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। देखो एक जगह से उड़ाएगी, एक जगह जाके जमा करेगी, एक जगह से उड़ाएगी तो एक जगह जाके जमा करेगी। तो आपको कहीं पर किसी बुक में व्हाटएवर लेक्चर्स यू आर लिसनिंग, आपको ये समझ में आ जाएगा कि बालू का स्तूप जो बनेंगे वो आपको निक्षेपण या जमाव, ठीक है, निक्षेपण या जमाव, यानी कि वहां से मूव होगा और वहां पे आके जमेगा, यानी कि सेल्सियस बनेगा। तो आप बोलोगे कि एक तो ये बहुत प्रकार के होते हैं पहली चीज, और ये मिट्टी का है, सैंडस्टोन का ही तो बनेगा यार, सीधी सी बात है। तो मिट्टी का या तो निक्षेपण होगा या तो मिट्टी का क्या होगा, जमाव होगा। ठीक है, और बालू का स्तूप बनेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, ये जो आपका मिलता है ये आपका जैसलमेर में मिलता है, जैसलमेर में मिलता है। लेकिन यहाँ जो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रकार होते हैं, बालू का स्तूप बनते भी बहुत देखेंगे फोटो से भी देखेंगे। तो ये जो बालू का स्तूप बनते हैं उनकी डिफरेंट आकृति होती है, और इवन वो बोलते हैं कि हवा का डायरेक्शन क्या है, सारी चीजें ही बोलेंगे। तो जोधपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी प्रकार के बालू का स्तूप बन सकते हैं सारे पाए जाते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि जोधपुर में सभी प्रकार के
प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। ठीक है, एक क्योंकि हम लोग बरखान देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बालू का स्तूप देख रहे हैं, तो बरखान की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली बात तो ये अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार शेप का होता है, आकृति का होता है। दूसरा, अगर मैं इसकी ऊंचाई बोलूँ, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 100 से 200 मीटर की। ठीक है, और इसकी चौड़ाई, विड्थ जो होती है, चौड़ाई ये होगी आपकी 10 से 20 मीटर की। ठीक है, तीसरा चीज इसका जो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, फेस में अवतल और उत्तल होता है। अवतल उत्तल का डिफरेंशिएशन हम ऐसे कर सकते हैं कि एक जिस तरह से पवन चल रही है और एक जिस तरह से उसका फेस है। डायरेक्शन में हवा या पवन या विंड चलती है वो क्या होता है? उत्तल ढाल। ठीक है, और जिस तरफ इसका फेस होता है उस तरफ क्या होता है? अवतल ढाल। उस तरफ क्या होता है? इसका अवतल ढाल होता है। ये समझ में आया ना? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ये आपके सबसे अधिक मिलता है शेखावटी जगह पर। शेखावटी क्षेत्र है ना राजस्थान का, उस तरफ ये ज्यादा मिलेगा। तो सर्वाधिक कहाँ मिला जाता है? शेखावटी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? चूरू में मिलता है। चूरू सीकर झुंझुनू के भी सबसे ज्यादा चूरू में मिलेगा। आपका जो बरखान वाला है ना, ये बरखान के ये विंड से सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहता है, इसलिए जो मेनली डेजर्टिफिकेशन होता है, या आप बोलोगे मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण, इन्हीं के वजह से सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक मैक्सिमम जो होता है इन टाइप के बालू का स्तूप में ही होता है, जिसमें बरखान में। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या करता है कि जो पवन की डायरेक्शन होती है उससे क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप बोलोगे कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाता है, किसके? पवन के साथ। ठीक है, डायग्राम में भी देख सकते हो, पवन के साथ ये 90 डिग्री का क्या करता है? कोण बनाता है, और वही निक्षेपण से बना है। तो लिखो भैया एक और पॉइंट, मिट्टी के निक्षेपण, पवन की दिशा, पवन की दिशा से समकोण एंगल बनाता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको देखेंगे कहाँ पर? बाड़मेर, जोधपुर, इन सब में हम इसको देख सकते हैं। अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप, या रेखीय बालू का स्तूप, डायग्राम में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है? पवन की दिशा जहाँ जहाँ है और वो पैरेलल उससे फॉर्म कर रही है, एक 90 डिग्री पे बना रही है, एक पैरेलल बना रही है, याद रखना है। ठीक है, तो इसमें लिखो अनुदैर्घ्य में पवन की दिशा, यानी कि मिट्टी को पवन निक्षेपण करिए, तो मिट्टी का निक्षेपण बोल दो, और पवन की दिशा बोल दो, वो क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल या समांतर। कैसे बहती है? पैरेलल बहती है या समांतर बहती है। ठीक है, और ऐसे जो आपके बालू का स्तूप है सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में। सर्वाधिक आपको जैसलमेर में, सर्वाधिक आपको कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तारानुमा बालू का स्तूप। ठीक है, तारानुमा जब हम आप ऊपर से इसका प्रोजेक्शन देखते हैं ना, तो हमें ना इसके बहुत सारी भुजाएं दिखती हैं। मिनिमम तो 3 होगी, मिनिमम इसके जो हैंड्स या भुजाएं होगी वो 3 होगी, और 3 से अधिक भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप डायग्राम में भी देखो, जब हम प्रोजेक्शन ऊपर से देखते हैं ना इसको, तो हमें ये चारों डायरेक्शंस में मिलते हैं, इसके हैंड्स मिलते हैं। और ये होता किसलिए? क्योंकि जब पवन की दिशा डिफाइंड नहीं होती है, अनियमित होती है, इरेगुलर होती है, तो आप इसका रीजन बताओगे। व्हेन डायरेक्शन ऑफ विंड इज इरेगुलर, डायरेक्शन ऑफ विंड इज इरेगुलर, यानी कि पवनों की दिशा जो है वो अनियमित है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये मेनली पता है आपको कहाँ मिलेगा? ये मेनली आपको सूरतगढ़ में मिलेगा। सूरतगढ़ कहाँ? श्रीगंगानगर। क्लियर है? सूरतगढ़ में ये आपको मेनली मिलेगा, और आपको जैसलमेर में मिलेगा तारानुमा। होता है ना ऐसे वाला, तो
इस डायरेक्शन में पैराबोलिक सूप जो होती है, जो पैराबोला का आकृति होता है ना, कुछ इस टाइप का, फोटो में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, पवन की दिशा के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप बोलो कि ये बालू का स्तूप जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जितने भी स्टेट्स हैं आपको ये पाए मिलेंगे ही मिलेंगे पैराबोलिक। और एक होती है सीप, सीप, ठीक है। सीप का मतलब ये जो बरखान है ना, बरखान, पहला वाला बरखान पड़ा था, तो बरखान में जब बरखान का निर्माण हो रहा था, ठीक है। अब मान लो कि सडनली अगर आपका तेज हवा चल रही है एक साइड पर, बरखान का निर्माण हो रहा है, उसका एक साइड पर सडनली तेज हवा चल रही है, तो उसकी एक डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी ना, एक तो यही रहेगी, दूसरी वाली बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो उस तरह की संरचना जो बनती है उसको हम लोग सीप कहते हैं। क्या कहते हैं, सीप। तो आप बोलोगे कि बरखान, एक सीप एक प्रकार का बरखान है जिसमें जिसमें सडनली एक तरफ अगर पवन चले तो एक भुजा लंबी हो जाती है, एक साइड इसका एक्सटेंड कर जाता है या लंबा हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सीप कहते हैं। ये पैराबोलिक बालू का स्तूप, ठीक है। तो याद रखना ये पैराबोलिक बालू का स्तूप का स्ट्रक्चर कैसे पैरा, और ये जो फीमेल क्लिप्स हम लोग यूज करते हैं ना, कांटे वाले क्लिप्स, कुछ उस टाइप की डायरेक्शन में पहले चीज। और ये बरखान जो ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा बरखान का, ऐसे बन जाएगा ना, ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आप ये भी देखोगे कि बरखान जैसा बनता है, उसका अगर ऑपोजिट कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो पैराबोलिक आपका बालू का स्तूप। तो इसको एक साइड में लिख देना कि बरखान का जो स्ट्रक्चर है, इसी का ऑपोजिट स्ट्रक्चर जो है, ऑपोजिट या विपरीत स्ट्रक्चर जो है, इसका है पैराबोलिक का। ये आपको याद करना है बस एक एक लाइन के नोट में, ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। और ये स्ट्रक्चर लगभग सब जगह पे मिलता है, सर्वाधिक मिलता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्चुअली क्या है, देखो बहुत ज्यादा डेजर्ट में हम लोग कांटे झाड़ियाँ देखते हैं ना, ऐसे बना हुआ, लेकिन उसके पास में देखो तो छोटे स्तूप होते हैं, बहुत ही हाइट, बहुत ही मिनिमम होती है, लेकिन छोटी सी होती है, वो झाड़ियों के पास ही बनी होती है। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, सब्रकाफीज। क्या कहते हैं, सब्रकाफीज। सब्रकाफीज के सामने आप क्या लिखोगे कि छोटी झाड़ियों के पास क्या है, छोटे बालू का स्तूप, छोटे हाइट वाले बालू का स्तूप, ठीक है। छोटे हाइट वाले झाड़ियों के पास मिलने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, और झाड़ी के पास बने हुए हैं। लेकिन कुछ बालू का स्तूप ऐसे होते हैं ना कि झाड़ियों के पीछे बनते हैं। एक होता है झाड़ियों के पीछे बनते हैं, ठीक है। जब झाड़ियों के पीछे, इसके आसपास आपको बालू का स्तूप नहीं दिखाई देगा, ठीक है। एक झाड़ी है, इसके पास आपको छोटे बालू का स्तूप दिखाई देगा, तब तो आप कहोगे कि सब्रकाफीज बना है। लेकिन अगर यहाँ पे झाड़ी है और आसपास कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ पीछे बना हुआ है, छोटा सा स्ट्रक्चर, तो हाइट वैसी ही है लेकिन वो उसके पीछे बना हुआ है, ठीक है। तो उसके पीछे जब बनेगा तब जो आप कहोगे नवेखा, उसको हम कहेंगे नवेखा। जब उसके पीछे बनेगा, मतलब यहाँ पे झाड़ी है और झाड़ी का ये बैक पोर्शन है, तो बैक पोर्शन में ओनली आपका बना हुआ है बालू का, तो नवेखा कहेंगे उसे। ये थे आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या, बालू का स्तूप। You still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain.